स्टूडेंट्स, क्लास 9th के सिविक्स के चैप्टर नंबर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से डेमोक्रेसी में जो इंस्टीट्यूशन है उनका बड़ा महत्व है। आखिर इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है? तो जैसा आप नाम से ही जान रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन, तो इंस्टीट्यूशन का मतलब जैसे जो संस्थाएं होती हैं उनको इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। तो किसी भी प्रजातांत्रिक देश में वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं या वो कौन कौन से पद हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसमें दिया है कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट अबाउट पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर। डेमोक्रेसी का केवल ये मतलब नहीं है कि लोग अपने रूलर को इलेक्ट करते हैं, जबकि इन अ डेमोक्रेसी द रूलर्स हैव टू फॉलो सम रूल्स। रूलर्स को भी कुछ रूल को फॉलो करना होता है और उन रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करने के लिए जो संस्थाएं बनी हुई हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि आप 3 संस्थाओं के बारे में जानते हैं कि हमारे देश में जो नियम बनते हैं उनमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 ऐसी संस्थाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। और इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे कि लेजिस्लेचर मतलब होता है विधायिका, एग्जीक्यूटिव मतलब होता है कार्यपालिका और जुडिशरी मतलब होता है न्यायपालिका। तो ये किसी भी देश के मतलब खासकर डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों इंस्टीट्यूशन। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। तो आपकी बुक में एक ऑर्डर दिया हुआ है जो 13 अगस्त 1990 को निकला हुआ था और जो कि एक जनरल ऑर्डर जैसा था। और इसमें जॉइंट सेक्रेटरी जो ऑफिसर था डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग इन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, उसके साइन थे। और ये नोटिस जैसे ही सर्कुलेट हुआ, जैसे कि जनरल नोटिस सर्कुलेट होते हैं उस तरह से सर्कुलेट हुआ। 1 पेज का तो ये नोटिस था, लेकिन इसमें कई सालों तक कंट्रोवर्सी हुई। आखिर ये था क्या? तो ये ऑर्डर था कि 27% जो आरक्षण है वो SC/BC समूह को दिया जाएगा, जिसको आजकल OBC समूह हम कहते हैं, क्योंकि SC/BC जो था वो एक अनदर नेम था फॉर ऑल दोज पीपल हु बिलोंग टू कास्ट दैट आर कंसिडर्ड बैकवर्ड बाय गवर्नमेंट। और जिसको गवर्नमेंट बैकवर्ड समझती थी, ऐसी क्लास या ऐसे वर्ग के लिए SEBC शब्द का इस्तेमाल होता था। जो अभी तक बेनिफिट जॉब रिजर्वेशन का था, मतलब जब तक ये नियम लागू नहीं हुआ था वो केवल SC और ST के लिए था, लेकिन एक नया जो समूह था SEBC वो इंट्रोड्यूस किया गया। तो जो डिसीजन मेकर थे उन्होंने इस तरह का जब मेमोरेंडम या इस तरह का आदेश जब लाया, तो आप देख रहे हैं उसमें क्या है, एक व्यक्ति के साइन है। तो क्या एक व्यक्ति के साइन से ऑर्डर बनता है? तो चलिए हम इसको स्टडी करें यदि कि ये SEBC का जो ऑर्डर था वो कब शुरू हुआ था। तो ये शुरू हुआ था इस पे प्रोसेस 1979 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अपॉइंट किया था, लिखा हुआ पढ़ते चलिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन इन 1979। और उसके जो अध्यक्ष थे वो BP मंडल थे, ये आपको ध्यान रखना है, जिनके नाम पर इस कमीशन को मंडल कमीशन कहा जाता है। तो इनने जो है स्टडी करने के बाद ये अपनी रिपोर्ट दी कि 1980 में, ये कब बना था 1979 में, रिपोर्ट दी 1980 में, और कहा कि भाई 27% जो गवर्नमेंट जॉब का रिजर्वेशन है वो SEBC समूह को दिया जाना चाहिए। तो इसके जो रिपोर्ट के और रिकमेंडेशन को डिस्कस किया गया पार्लियामेंट। कई सालों तक इस पर क्या हुआ, डिस्कशन होता रहा। और जो लोकसभा में जो पार्टीज़ थी वो डिमांड करते रहे कि भाई जो कमीशन ने रिपोर्ट दी है उसको लागू की जाए। तब फिर क्या हुआ, लोकसभा का इलेक्शन आया 1989 का। तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो मतलब होता है घोषणा पत्र, उसमें उन्होंने शामिल किया जनता दल वालों ने कि यदि उनकी जो पार्टी पावर में आएगी तो वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर देंगे। तो जनता दल ने क्या किया, गवर्नमेंट को फॉर्म किया, उनकी गवर्नमेंट बनी, BP सिंह उसके मतलब प्राइम मिनिस्टर बने।
और उन्होंने अनाउंस किया कि भाई हम उस रिकमेंडेशन को लागू करेंगे, और 6 अगस्त 1990 को उन्होंने ये रिकमेंडेशन को फॉलो करने के लिए अनाउंस किया। फिर प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह ने पार्लियामेंट में इस बात को इन्फॉर्म किया, डिसीजन ऑफ कैबिनेट ने इसको डिसीज़न दिया, उनके सीनियर ऑफिसर्स ने इस डिसीज़न में मतलब साइन किए, और इस तरह से 13 अगस्त 1990 को ये डिसीज़न सामने आया। और मैं जैसे ये डिसीज़न सामने आया तो न्यूज़पेपर और मैगज़ीन में जो है इसके बारे में डिफरेंट व्यूज़ आने लगे। जगह जगह लोग इसके लिए प्रोटेस्ट करने लगे कि इतना आरक्षण क्यों हम देंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में। और कुछ ने तो कहा कि भाई ये तो जो है जो संविधान में ये है कि भाई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ सबके लिए इक्वल होना चाहिए, तो उसका उल्लंघन है। तो फिर क्या हुआ कि इस पर जो है बहुत ज़्यादा बहस होने लगी, और इक्वालिटी इसको चैलेंज किया गया। इसको क्या किया गया? चैलेंज किया गया, इसी नाम पर कि ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का अपोजिशन है। और फिर जब इसको चैलेंज किया गया तो फिर इसके अगेंस्ट में केस दायर किया गया, कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। और इस सुप्रीम कोर्ट में इस केस को इंदिरा साने केस के नाम से जाना जाता है। तो जब ये केस का डिसीजन आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डिसीजन पार्लियामेंट ने लिया है वो क्या है? बिल्कुल सही है। इस तरह से फिर क्या हुआ, ये नियम जो है अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एक और ऑफिशियल मेमोरेंडम 8 सितंबर को लागू किया गया 1993 को। और इस तरह से ये डिस्प्यूट एंड में आया, मतलब ये डिस्प्यूट क्या हुआ? खत्म हुआ। तो अब आप देखिए एक पेज के ऑर्डर के लिए कितनी ज़्यादा प्रोसेस हमारे देश में हुई। और ये जो प्रोसेस करने वाले लोग हैं इसमें आपको देखने को मिलेंगे, तीनों आपको देखने को मिलेंगे कि लेजिस्लेटर मतलब कानून बनाने वाला, एग्जीक्यूटिव मतलब जितने आईएएस ऑफिसर थे कानून को लागू करने वाले, जितने मंत्री थे वो कानून को लागू करने वाले, और जुडिशरी जो इस कानून में जो विवाद हुआ उस पर अंतिम डिसीजन देने वाले। तो इस तरह से तीनों इंस्टीट्यूशन में की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब हम देखेंगे कि क्या है नीड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे गवर्नमेंट काम करती है। वैसे गवर्नमेंट के जो काम है वो इस तरह से डिफाइन किए गए हैं कि गवर्नमेंट जो होती है वो इंश्योर करती है सिटीजन्स को कि उनकी सिक्योरिटी बनी रहे, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है एजुकेशन और हेल्थ की। सेकंड जो गवर्नमेंट का काम है वो टैक्स कलेक्ट करती है और पैसा जो है वो इस तरह से खर्च करती है कि सभी को जो है सभी जो पैसा है वो सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू हो। और इस तरह से क्या होता है कि यदि कुछ लोग जो होता है गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में डिसीज़न लेने में बहुत महत्वपूर्ण लोग अदा करते हैं, और यदि कोई डिसीज़न में डिस्प्यूट होता है जैसा भी हुआ था तो वहाँ पर एक ऐसी संस्था होना चाहिए जो इस डिस्प्यूट को ख़त्म करे, जैसे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है। तो इस तरह के इंस्टीट्यूशन जो होते हैं जो कि गवर्नमेंट के मॉडर्न डेमोक्रेसी को चलाने में, स्मूथली चलाने में योगदान देते हैं, उन्हें इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। अ डेमोक्रेसी वर्क्स वेल व्हेन दीज इंस्टीट्यूशन परफॉर्म फंक्शन असाइन टू देम। अब कोई भी डेमोक्रेसी तभी स्मूथली चल सकती है जब जो इसके इंस्टीट्यूशन है वो ये जो काम दिए गए हैं वो उसको बहुत अच्छे से करे, उनके बीच में विवाद ना हो। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट जो होते हैं ये भी इंस्टीट्यूशन है जो पॉलिसी डिसीजंस को लेते हैं। सिविल सर्वेंट जो मिलकर काम करते हैं वो स्टेप लेने के लिए कि क्या क्या कदम उठाए जाएंगे और मिनिस्टर्स के डिसीजन लेने के बाद वो अपना काम करते हैं। और वर्किंग विथ इंस्टीट्यूशन जो होता है, जैसा भी आपने इस केस में देखा, ये बहुत आसान नहीं होता क्योंकि इंस्टीट्यूशन के अपने अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं और उनके हाथ जो होते हैं देयर हैंड उनके बाइंड होते हैं मतलब बंधे होते हैं। इंस्टीट्यूशन में मीटिंग्स होती हैं, कमेटी होती है, रूटीन होती है, और जिससे आपको ये पता लगता है कि बहुत लंबा समय लगता है। लेकिन जैसे आपने देखा कि भाई 1979 में प्रोसेस शुरू हुई और उसको लागू होते होते 1993 तक चली गई, मतलब इतना समय लग गया। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी शामिल थी।
ठीक। तो इस तरह से क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ वाइडर सेट ऑफ पीपल टू बी कंसल्टेड इन एनी डिसीजन। इंस्टीट्यूशन मेक इट डिफ़िकल्ट टू हैव अ गुड डिसीजन टेकन वेरी क्विकली, बट दे आल्सो मेक इट इक्वली डिफ़िकल्ट टू रश थ्रू अ बैड डिसीजन। तो ये क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशन हेल्प तो करते हैं लेकिन बैड डिसीजन के लिए जो है वो रश करने के लिए वो रोकते भी हैं। ठीक है ना। फिर इसी इंस्टीट्यूशन में सबसे ऊपर नाम आता है पार्लियामेंट का। तो चलिए पार्लियामेंट के बारे में हम पहले से जानते हैं कि वाई डू वी नीड पार्लियामेंट। इन ऑल डेमोक्रेसी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको पार्लियामेंट कहते हैं। स्टेट लेवल पर इसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं और दूसरे देशों में पार्लियामेंट का अलग अलग नाम हो सकता है, लेकिन ऐसा एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सब जगह होता है जो मेजर डिसीजन लेने का काम करता है। हमारे देश में पार्लियामेंट जो है वो फाइनल अथॉरिटी होती है, वो किसी भी लॉ को बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और लगभग सभी देशों में ऐसी पार्लियामेंट होती है जो लॉ को बनाती है। ठीक है ना। और ये इतना क्रूशियल सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कानून को बनाना और इसको लेजिस्लेचर कहा जाता है। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉ, चेंज एग्जिस्टिंग लॉ, एबॉलिशिंग एग्जिस्टिंग लॉ एंड न्यू वन इन देयर प्लेस। और नए लॉ उनकी जगह बना सकती है। ये पार्लियामेंट का काम। सेकंड है कि पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट क्या करती है, उनके ऊपर विशेष पावर लगाती है जो गवर्नमेंट को चलाते हैं। ठीक है ना। और इंडिया में ये जो कंट्रोल है वो डायरेक्ट और फुल है। दोज हु रन गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजन ओनली सो लॉन्ग एज दे इंजॉय द सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब जो लोग पार्लियामेंट से सपोर्ट प्राप्त करते हैं तो वो क्या होता है, उन लोग अपना डिसीजन ले सकते हैं। थर्ड है पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट सारा पैसे का जो मामला है वो उसको कंट्रोल करती है। मोस्ट कंट्री में पब्लिक जो मनी है उसको तभी स्पेंड किया जाता है जब पार्लियामेंट उसको सैंक्शन करती है। तो इस तरह से पार्लियामेंट हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन और डिबेट कहलाती है। तो ये थे पार्लियामेंट के मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि भाई पार्लियामेंट क्यों ज़रूरी है। अब हमारे यहाँ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है। लगभग सभी देशों में ऐसा होता है, लेकिन उन हाउसेस को में कौन सा ज़्यादा शक्तिशाली है चलिए हम देखते हैं। तो इनको जो हाउसेस होते हैं जिनको हम सदन कहते हैं या जिनको अपने यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जानते हैं, तो इनको सदन कहा जाता है, हाउस कहा जाता है। तो एक हाउस जो होता है वो डायरेक्ट इलेक्टेड बाय पीपल होता है और एक हाउस जो होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल होता है। ठीक है ना। परंतु जो डायरेक्ट इलेक्टेड बाय पीपल होता है मतलब जिसमें जनता के द्वारा प्रतिनिधि डायरेक्टली भाग लेते हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो हमारे यहाँ पर जो डायरेक्ट इलेक्टेड वाला है वो कौन सा है, क्या आप बता सकते हैं? वो है लोकसभा। ठीक है ना। तो हमारे यहाँ जो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों का पार्लियामेंट में बहुत महत्व होता है। तो तीनों के बारे में यदि हमारे मन में ये बात आए कि कौन सा ज़्यादा शक्तिशाली होता है, तो हालांकि लोकसभा को लोअर सदन कहा जाता है लेकिन उसका बहुत महत्व है। क्यों है उसका महत्व? हाँ, क्योंकि वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनता है और उसमें 545 सीट्स हैं। और 545 सीट का मतलब ये होता है कि कोई भी डिसीज़न यदि लेगा, ठीक है ना, तो उसमें उनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक। तो हालांकि उसको लोअर चैम्बर कहा जाता है और राज्यसभा को अपर चैम्बर कहा जाता है, बट दिस डज नॉट मीन दैट राज्यसभा इज़ मोर पावरफुल देन लोकसभा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि राज्यसभा लोकसभा से ज़्यादा पावरफुल है। ये केवल एक ओल्ड स्टाइल है स्पीकिंग की जिसको हम मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में दिया तो गया है, लेकिन हमारे यहाँ लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली होती है। तो चलिए हम देखें वो कौन कौन से पॉइंट हैं जिसके सहायता से हम ये कह सकते हैं कि भाई लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली। तो नंबर 1 पॉइंट है कि कोई भी लॉ
जिसको दोनों हाउस, मतलब कोई भी लॉ जब बनता है तो उसको दोनों हाउस पास करते हैं, परंतु यदि उनके बीच में डिफरेंस आ जाए, मान लीजिए कोई ऐसा नियम आया और उनके बीच में डिफरेंस आ जाए, तो फिर जो डिसीज़न होता है वो जॉइंट सेक्शन में लिया जाता है, और जिसमें क्या होता है दोनों के मेंबर साथ में बैठते हैं। तो चूँकि लार्जर नंबर जो है वो लोकसभा के हैं, इसलिए ऐसे जो मेंबर होते हैं वो जनरली प्रिवेल होते हैं। प्रिवेल का मतलब होता है छा जाते हैं। तो इस तरह से डिसीज़न मेकिंग में जो होता है लोकसभा का बहुत इंपॉर्टेंट हाथ होता है। सेकंड, जब मनी मैटर की बात होती है तो उसमें लोकसभा जो होती है उसके हैंड्स जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। मान लीजिए कोई मनी मैटर का लॉ है जिसको लोकसभा ने पास कर दिया है, तो देन राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट, तो राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। राज्यसभा केवल उसको 14 डेज के लिए डिले कर सकती है और वो अपना सजेशन देती है उस पर। लोकसभा चाहे तो उसे स्वीकार कर सकती है, चाहे तो अस्वीकार कर सकती है। थर्ड इम्पॉर्टेंट कि लोकसभा जो होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंट्रोल करती है। एक पर्सन जिसके पास मेजॉरिटी होती है, ठीक है ना, वही जो होता है प्राइम मिनिस्टर बनता है। और मेजॉरिटी जो होती है लोकसभा में वो जब यदि मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा के मेंबर्स जो हैं यदि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए तो उसके कारण फिर क्या होगा कि प्राइम मिनिस्टर को अपनी कुर्सी छोड़ना पड़ता है और प्राइम मिनिस्टर के साथ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स को भी अपनी पावर को लूज़ करना पड़ता है, उनको क्विट करना पड़ता है। जबकि राज्यसभा में ऐसा कोई पावर नहीं है। तो इसमें भी हम देखेंगे कि भाई लोकसभा जो है वो राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली है। तो इन तीनों पॉइंट्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि लोकसभा जो है वो राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली है। तो ये तो हो गई विधायिका की बात, लेजिस्लेचर की बात हो गई। चलिए अब हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं कि आखिर संस्थाओं में जो सेकंड नंबर की बात आती है एग्जीक्यूटिव, उसमें क्या क्या आता है। तो एग्जीक्यूटिव में जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आते हैं सबसे पहले। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, ठीक है ना। तो जो रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर है वो टेकिंग द डिसीजन में बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है ना। तो ही वॉज ओनली एग्जीक्यूटिंग द विशेज ऑफ पार्लियामेंट। अब देखने में तो ये कहा जाता है कि भाई वो केवल पार्लियामेंट की विश को एग्जीक्यूट कर रहा है। एग्जीक्यूट कर रहा है मतलब पूरा कर रहा है। तो different levels of any government we find functionaries who take day-to-day decision but do not exercise supreme power on behalf of people. All those functionaries are collectively known as executive. अब जितने भी गवर्नमेंट के जो ऐसे फंक्शनरीज है, फंक्शनरीज मतलब कार्य करने वाली प्रणाली, जो कि कोई भी मेजर डिसीजन को लेने में और लेने के बाद उसको क्रियान्वयन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसे एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। तो क्योंकि वो एग्जीक्यूशन करवाते हैं। भाई कोई भी गवर्नमेंट, जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट ने कोई डिसीजन ली तो उसको पालन कौन करवाएगा, उसको अमल में कौन लाएगा, तो वो एग्जीक्यूटिव लाएंगे। और एग्जीक्यूटिव का मतलब दो तरह के एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल और परमानेंट। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो जनता के द्वारा इलेक्ट किए गए लीडर हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। और वो कितने साल के लिए चुने जाते हैं, ज़्यादातर 5 साल के लिए चुने जाते हैं, फिर से उनका इलेक्शन होता है, ठीक है ना। जबकि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन है, आईएएस जो ऑफिसर्स हैं वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं। वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे आते हैं, उनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। उनको हम सिविल सर्वेंट भी कहते हैं। तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, नेता लोग हैं, वो 5 साल के लिए रहते हैं, लेकिन जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं वो लंबे समय तक रहते हैं, ठीक है ना। तो ये लोग जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के एडवाइजरी का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्ट्री है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में फाइनेंस मिनिस्टर नियुक्त है, लेकिन उसको कुछ भी ज़्यादा नॉलेज उसको नहीं होता, तो उसको कौन पूरा नॉलेज देता है, तो उसके लिए पूरे एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसको परमानेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं। और ये सभी मिनिस्ट्री में होते हैं, चाहे वो डिफेंस मिनिस्ट्री हो, हेल्थ मिनिस्ट्री हो, साइंस मिनिस्ट्री हो, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है उनमें मिनिस्टर्स को पता तो कुछ नहीं रहता,
लेकिन वो फाइनल डिसीज़न लेने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो अपने मन में ये क्वेश्चन आता है कि जब मिनिस्टर को कुछ पता नहीं रहता तो वो फाइनल डिसीज़न लेने में कैसे हेल्प करते हैं। तो बस यही हमारे देश की डेमोक्रेसी की ट्रू स्पिरिट है, क्योंकि जो मिनिस्टर होता है वो जनता की स्थिति को देखते हुए अपना डिसीज़न चेंज भी कर सकता है और उसके लिए पार्लियामेंट में आवाज़ भी उठा सकता है एक प्रोसेस के माध्यम से। तो इस प्रकार से अंतिम जो अधिकार दिया गया कि भले ही एक्सपर्ट उसके साथ पूरे बैठे हुए हों, लेकिन वो जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए मिनिस्टर डिसाइड करता है कि वो क्या करना चाहता है। तो पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव आपको समझ में आ गए होंगे, ये एग्जीक्यूटिव के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसको मोस्ट पॉलिटिकल इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन माना जाता है। हालांकि उसका कोई हमारे यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, ठीक है ना। जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, या लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता है उसको जो है अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट को। परंतु प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनीवन जिसको वो पसंद करे। प्रेसिडेंट केवल उसी लीडर को अपॉइंट करता है जिसके पास मेजॉरिटी हो, या जो कोalition गवर्नमेंट के हिसाब से जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी हो उसका नेता होता है, ठीक है ना। उसे लोकसभा में बहुमत दल का नेता कहा जाता है, मेजॉरिटी जिसके पास होती है। और जब एक सिंगल पार्टी यदि नहीं आती तो कोalition पार्टी मिलकर के अपना नेता चुनती है, पर उसका अपॉइंटमेंट जब किया जाता है तो वो किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर ही दूसरे मिनिस्टर्स को जो है नियुक्त करता है, ये हमको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि प्रेसिडेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है। अब पार्लियामेंट समटाइम्स अ पर्सन हु इज़ नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब कई बार क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर किसी ऐसे व्यक्ति को भी मिनिस्टर बनवा सकता है जो पार्लियामेंट का सदस्य नहीं है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर ये सिद्ध करना होता है चुनाव के द्वारा कि वो परमानेंट मतलब वो जो है पार्लियामेंट में अपना स्थान बना सकता है। इस तरह से ये भी सुविधा हमारे यहाँ दी गई है। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो है 60 to 80 मिनिस्टर्स होते हैं, जबकि कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट में होते हैं लगभग 25 होते हैं, ठीक है ना। और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो इंडिपेंडेंट चार्ज के होते हैं वो यूजुअली इंचार्ज ऑफ स्मॉल मिनिस्ट्री के होते हैं। पार्टिसिपेंट इन कैबिनेट मीटिंग ओनली व्हेन स्पेशली इनवाइटेड। और ऐसे जो मिनिस्टर्स जो छोटे मोटे उसके होते हैं उनको कैबिनेट मीटिंग में स्पेशली जब कोई मैटर होता है तब इनवाइट किया जाता है, ठीक। तो इस तरह से क्या है, कैबिनेट जो होती है वो एक टीम की तरह काम करती है और मिनिस्टर्स के जो है डिफरेंट व्यूज़ और ओपिनियन हो सकते हैं, परंतु आखिरी में जो पूरी कैबिनेट मिलकर के डिसीज़न लेती है उसको सबको फॉलो करना पड़ता है। हर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का एक सेक्रेटरी होता है जो एक सिविल सर्वेंट होता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इन लोगों को ज़्यादातर कई बार कुछ पता नहीं होता, तो इनकी हेल्प करने के लिए परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं जिनको